नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए मैं 40 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये चेक करने के लिए दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं कि जिस भी बच्चे ने इन 40 में से 35 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए, ध्यान से सुनिएगा, 35 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए, तो यह मान के चलिए कि 2025 में जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये मान के चलिए कि एनटीपीसी में जो 40 प्रश्न आने वाले हैं सीबीटी 1 में, उसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब ये मान के चलिए कि इस वीडियो में मैंने 20 प्रश्न तो बहुत ईजी लेवल के डाले हैं, 15 प्रश्न मैंने मॉडरेट लेवल के डाले हैं और 5 प्रश्न मैंने बहुत ही टफ लेवल के डाले हैं। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपने इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर लिए, 35 प्लस मार्क्स आ गए, तो समझ के चलिए कि रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में आपको जीके जीएस के सेक्शन में कोई भी नहीं हरा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि जीके और जीएस का सेक्शन कितना महत्वपूर्ण होता है रेलवे के पर्सपेक्टिव से। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। वीडियो को चाहे रोक कर दे, मैं 2 से 3 सेकंड का वक्त हर क्वेश्चन में आपको दूंगा, आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर नोट करना है, ठीक है। और वीडियो के आखिरी में आपको ये जरूर बताना है कि आपको 40 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब पता थे, मतलब आपने कितने नंबर आए हैं 40 में से। ये मान के चलिए कि अगर आपके नंबर 30 प्लस आते हैं तो आप बाउंड्री पर बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर हो जाएंगे रेलवे परीक्षा 2025 में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। और अगर आपके 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, मुजरिस में आगस्टस का मंदिर किसने बनवाया था? मुजरिस में आगस्टस का मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे देंगे। चलिए तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, रोमन ने। मुजरिस में आगस्टस का मंदिर किसने बनवाया था? रोमन ने बनाया था। आगस्टस कौन थे? तो आगस्टस एक रोम के सेनापति थे दोस्तों। कहाँ के? रोम के सेनापति थे। तो किसने बनवाया था आगस्टस का मंदिर? रोमनों ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, डंकन दर्रा भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। वेरी गुड। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। डंकन पास रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान से अलग करता है। जो रूटलैंड द्वीप है उसको लिटिल अंडमान से अलग करता है। कौन करता है? डंकन दर्रा। याद रखिएगा ये भी फैक्ट है, रूटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग कौन करता है? तो डंकन दर्रा करता है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे, जोरवे संस्कृति जो एक ताम्रकालीन संस्कृति है किस प्रदेश में खोजी गई है? बताएंगे दोस्तों, किस प्रदेश में खोजी गई है? फटाफट बताएंगे। वेरी गुड। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, महाराष्ट्र में। जोरवे महाराष्ट्र का दोस्तों एक गांव है। यहाँ सर्वप्रथम खोज 1950-51 में हसमुख धीरजलाल संकलिया और शांताराम भालचंद्र देव ने के नेतृत्व में हुई थी। सबसे पहली खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? यहाँ पर 1950-51 में हसमुख धीरजलाल सांकलिया और शांताराम भालचंद्र देव के नेतृत्व में हुई थी। कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, कार्बन लेवी क्या है? बताएंगे दोस्तों, कार्बन लेवी क्या है? इसका सही उत्तर का ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। कार्बन लेवी क्या किसको बोला जाता है? कार्बन ईंधन पर लगने वाले कर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, ध्यानेश्वर के द्वारा। वारकरी संप्रदाय की स्थापना कर्नाटक में हुई है दोस्तों। कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में हुई मानी जाती है। उसके बाद वे महाराष्ट्र में चले गए थे। इसकी स्थापना ध्यानेश्वर द्वारा मानी जाती है। तो किसने की थी इसकी स्थापना? ध्यानेश्वर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर देखिएगा,
साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? बताएंगे दोस्तों, साइमन कमीशन इनमें से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान। किसके कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर, मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम किस देश में प्राप्त हुए? मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार सबसे पहले किस देश में प्राप्त हुए थे? तो ये आपके अमेरिका में मिले थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, अमेरिका में सबसे पहले अधिकार प्राप्त हुए थे मध्यम वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर, 90 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? बतलाएंगे। 90 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर। ऑप्शन सी राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीना क्षेत्र का मुख्य उद्योग क्या है? बताएंगे मीना क्षेत्र का मुख्य उद्योग क्या है? दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को चलते चलते एक लाइक तो मार ही दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेली इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के वीडियो एनटीपीसी की मैं आपके लिए लाऊं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक साथ साथ करते चलिएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? मीना क्षेत्र का प्रमुख उद्योग, मुख्य उद्योग क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों पेट्रोलियम। अब ये होता क्या है? MENA। तो इसको बोलते हैं दोस्तों मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका मीना का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। इस क्षेत्र का प्रमुख उद्योग क्या है? तो पेट्रोलियम पदार्थ के विशाल भंडार यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किसकी कृषि होती है? तो किसकी खेती होती है सबसे अधिक क्षेत्रफल पर? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बच्चे इसका गलत जवाब देंगे। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, एडिट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चावल। चावल भारत की एक प्रमुख फसल है और यह सबसे पुरानी फसल भी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, DNA में निम्नलिखित इकाई होती है? बतलाएंगे दोस्तों DNA में इनमें से कौन सी इकाई होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, डीऑक्सी राइबोस। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं? बतलाएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। मैंने सभी क्वेश्चंस कवर करे इसमें, साइंस के भी कवर करे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के अंतर्गत आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे क्वेश्चन। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कैसे करते हैं? तो ये विद्युत जनित्र के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, विद्युत जनित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर देखिएगा, विधि आयोग है, बताएंगे दोस्तों किस तरह का है, किस तरह का निकाय है विधि आयोग? तो यह एक गैर संविधानिक निकाय है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विधि आयोग एक गैर संविधानिक निकाय की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? बताएंगे दोस्तों सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन में से कौन सा था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, शिवान समुद्रम। कहाँ पर स्थित है? शिवान समुद्रम प्रपात कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है ये? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शिवान समुद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मात्रनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? मात्रनामा किस वंश के शासकों के द्वारा शुरू किया गया? तो ये सातवाहन के शासकों के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, सातवाहन के शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वाशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है? जल में वाशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है? तो इसको क्षारीय विलयन कहते हैं दोस्तों। किस तरह का विलयन हो जाता है? क्षारीय विलयन हो जाता है। अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन का बताइएगा। पीएच मान से नोट करते हैं, पीएच मान अगर कम है 7 से तो अम्लीय होता है और क्षारीय में 7 से अधिक हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? इनमें से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब भी गलत करते हैं। मैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना, टफ क्वेश्चन भी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने की हर क्वेश्चन की कोशिश कीजिए। आखिरी में जरूर देखेंगे कितने आपको मार्क्स आए थे 40 में से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवास में। जबकि हैदराबाद, मुंबई, नोएडा तीनों जगह ढाले जाते हैं सिक्के, देवास में नहीं ढाले जाते। ऑप्शन डी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में राज्य करने वाला समाज था, बताइए दोस्तों संगम काल में इनमें से किस समाज ने राज्य करा था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, अरसर। किसने किया था? अरसर समाज में संगम काल में राज्य करने वाला समाज कौन सा था? तो अरसर समाज था। तमिलनाडु के प्राचीन इतिहास में संगम काल में राज्य परिवार से जुड़े लोगों को अरसर कहा जाता था। ठीक है ना, राज्य परिवार से जो लोग जुड़े होते थे उनको अरसर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार चार्टर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो मानवाधिकार चार्टर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो ये आपके 1948 में, ऑप्शन सी राइट आंसर 1948 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर, अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। ऑप्शन इज राइट आंसर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, दिन और रात किन 2 महीनों में बराबर होते हैं? आपको वो 2 महीने बताने हैं जब दिन और रात बराबर होती है। तो आपको पता होगा दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे दिन होते हैं जब दिन और रात बराबर होती है, मतलब मार्च और सितंबर। ऑप्शन बी राइट आंसर, मार्च और सितंबर 2 ऐसे महीने हैं जहां पर दिन और रात बराबर होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, आमतौर पर किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? बताएंगे दोस्तों किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ये अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानें परतदार होती है, वे लंबे समय तक अंतराल में, लंबे समय के अंतराल में बनती है दोस्तों, ये अवसादी चट्टानें होती है। इसलिए इन चट्टानों में पौधे, जीव जंतु व अन्य सूक्ष्म जीव जंतु के जीवाश्म पाए जाते हैं। किसके जीवाश्म होते हैं इसमें? अवसादी चट्टानों में पौधों के होते हैं, जीव जंतुओं के और छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं उनके भी जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है, सबसे बुरा, सबसे खतरनाक इनमें से कौन सा होता है वायु प्रदूषण? तो ये होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? कितने समय का होता है अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल? तो देखिए कोई निश्चित नहीं है, भारत के संविधान में जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल, उसका कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल मतलब समय के लिए नहीं होता है। मतलब ये डिपेंड करता है पूरी तरह से राष्ट्रपति के ऊपर, जितने समय वो रखना चाहे वो रख सकते हैं राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? तो ये की थी दोस्तों आपके रक्त परिसंचरण की। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, टाउनशेड ने अमेरिका में 1767 ईस्वी में धन वसूली हेतु क्या किया था? टाउनशेड ने अमेरिका में 1767 ईस्वी में धन वसूली हेतु क्या किया था? तो इन्होंने अप्रत्यक्ष कर लगाए थे। किस तरह क्या लगाया था उन्होंने? अप्रत्यक्ष कर लगाए थे 1767 में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, स्पाइस एंड आयल सीड एक्सचेंज किस स्थान पर स्थित है? स्पाइस एंड आयल सीड एक्सचेंज इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो ये सांगली में स्थित है। सांगली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर से? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे आपके दोस्तों लॉर्ड इरविन। ठीक है ना। पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों ये लंदन में हुआ था। नवंबर 1930 से जनवरी 1930 के बीच आयोजित किया गया था। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच आयोजित किया गया था। कहाँ पर? लंदन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? तो यह अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी, सिकंदर ए सानी की उपाधि।
अगला प्रश्न बताएंगे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? इनमें से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? तो ये आपके दोस्तों अमेरिका, अमेरिका के ह्यूगोटन, कंसास और ओक्लाहोमा और टेक्सास, ये 4 जगह हैं। ह्यूगोटन, कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास में हीलियम से युक्त प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताइएगा दोस्तों। अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब किया था? तो ये 1602 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1602 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताइएगा दोस्तों। मैत्रक वंश की राजधानी कौन सी थी? मैत्रक वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वल्लभी। वल्लभी का प्राचीन नाम वल्लभीपुर था, ठीक है ना। तो मैत्रक वंश की राजधानी कौन सी है? वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? तो जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था जहांगीर के दरबार में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस रो। थॉमस रो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो ये की गई थी दोस्तों होयसेल की। किसकी यात्रा की थी उसने? होयसेल राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताएंगे दोस्तों। मानस खंड किसे कहा जाता था? मानस खंड किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड को कहा जाता था मानस खंड। अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है? इनमें से कौन सी समिति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है? तो ये आपका एनकेसी समिति, जो कि पूरी तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से, एफडीआई से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महापुरुष को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किस महापुरुष को जाना जाता है बंग बंधु के नाम से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, मुजीबुर रहमान को जाना जाता है बंग बंधु के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय में कितना अंतर होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय में दोस्तों 24 घंटे का अंतर होता है, ठीक है ना। और ये कब निश्चित की गई थी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? तो 1884 में निश्चित की गई थी, उस समय ये बनाई गई थी। यह रेखा प्रशांत महासागर के बीच में से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर के बीच में से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? दोस्तों ये आज का हमारा 40वें नंबर का प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है कि आज के 40 में से कितने क्वेश्चन के आपको आंसर पता थे, मतलब कुल मिलाकर आपको मार्क्स कितने आए हैं। और आप आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म भरा है उससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। साथ साथ ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी हम बहुत जोर शोर से करेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि 40 में से आपको आज के इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपको देना है। बताइएगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरह की अगर आप डेली क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।